Hi everyone. So today's theory is Neoclassical School of Criminology. This is the third school of criminology that we are discussing. Before that we have covered classical and pre-classical school. So let's start with Neoclassical. Neoclassical school was an advancement in the classical school of criminology. So classical school talked about the free will and Neoclassical talked about an advancement in the free will theory. In the classical theory, we focused on the act of the offender, but in neoclassical, we focus on act as well as the external factors that are affecting the act. So neoclassical की जो थ्योरी थी वो क्लासिकल स्कूल की एक एडवांसमेंट थी. क्लासिकल थ्योरी फ्री विल की बात करता था. नियो क्लासिकल स्कूल की थ्योरी में और क्लासिकल स्कूल की थ्योरी में वो ये भी कहते थे कि एक्ट पे फोकस करिए, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. तो न्यू क्लासिकल ने ये भी बोला कि एक्ट के साथ साथ जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे कि वो कहीं माइनर तो नहीं है, या फिर उसने जो एक्ट करा है वो अपनी उसकी मेंटल कंडीशन ठीक थी जब उसने वो एक्ट करा था, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए भी पनिशमेंट दिया जाएगा. ये जो स्कूल, इससे पहले जो स्कूल था बिफोर द एडवेंट ऑफ न्यू क्लासिकल स्कूल, जो भी ऑफेंडर्स थे, जितने भी ऑफेंडर्स थे, उन सबको एक जैसा ट्रीट किया जाता था. उनके अंदर कोई भी डिफरेंस क्रिएटेड नहीं था कि अगर सपोजिंगली किसी ने क्राइम करा या किसी ने मर्डर करा तो सारे मर्डर्स को एक जैसा देखा जाता था. और ये चीज़ देखी ही नहीं जाती थी कि भाई वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, कि वो माइनर है, या फिर उसने जिस कंडीशन में मर्डर करा उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी. बट जब न्यू क्लासिकल थ्योरिस्ट आए तो उन्होंने बोला कि यार ये तो बहुत ही गलत है, दिस इज़ सो अनफेयर एंड सो अनजस्ट, एंड देन दे वांटेड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन दिस पैटर्न, and they propounded the theory of neoclassical school or neoclassical theory of criminology. And these people, the neoclassical theorists, they considered some factors, some mitigating factors that helped in leniency of punishment. Now let's see a few tenets of neoclassical school. The first one is, it recognized that mental disorder deprive a person of his normal capacity to control his conduct. Thus, they justified the mitigation of equal punishment in certain cases of psychopathic offenders. जिसका मतलब ये हुआ कि नियो क्लासिकल स्कूल जो है वो ये रिकग्नाइज करता है कि मेंटल डिसऑर्डर एक पर्सन की नॉर्मल कैपेसिटी टू कंट्रोल हिज एक्शंस को डिक्रीज या डिप्राइव कर देता है. इन मोर सिंपलर टर्म्स हम इसको देखें तो जो अगर कोई पर्सन मेंटली सफ़र कर रहा है, मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, तो वो अपने एक्शंस को कंट्रोल इतने अच्छे से नहीं कर सकता जो एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है. तो जो क्राइम एक मेंटली अफेक्टेड या मेंटल डिसऑर्डर या साइकोपैथिक ऑफेंडर ने किया है, उस केस में इक्वल पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू नहीं होता. उस केस में हम पनिशमेंट जो है उसको लीनियंट करना चाहिए, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ हिज रॉन्ग्स एंड राइट्स. द सेकेंड वन इज दैट दिस स्कूल for the first time gave a distinction between the first time offenders and habitual offenders. नियो क्लासिकल स्कूल के अंदर ही पहली बार एक डिस्टिंक्शन बनाया गया फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए और हैबिचुअल या रेसिडिविस्ट ऑफेंडर्स के लिए. द थर्ड टेनेट इज क्वाइट सिमिलर टू द फर्स्ट टेनेट. थर्ड टेनेट ये कहता है कि कोई भी इंसान, इफ देयर इज अ मैन हु एक्ट्स ऑन लॉजिक एंड रीजन, कोई भी मैन जो एक रीजन और लॉजिक पे एक्ट करता है, उसे पता होता है कि वो क्या उसका कंडक्ट क्या है, ही इज़ वेल अवेयर ऑफ हिज कंडक्ट एंड ही कैन कंट्रोल हिज कंडक्ट. हाउएवर जिनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग या ये नॉलेज ये लैक करती है या इंटेलिजेंस लैक करती है, उसको नहीं पता होता कि उसका जो कंडक्ट है वो गलत है या सही है. सो ही इज़ अनेबल टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. तो फर्स्ट पॉइंट जो कहता था वो ये कहता था कि इक्वल पनिशमेंट तो नहीं हो सकता है, और थर्ड पॉइंट ये कहता है इक्वल पनिशमेंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि राइट एंड रॉन्ग के बारे में आपको नहीं पता है. द फोर्थ वन इज, अंडर दिस स्कूल, इस स्कूल में एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी कि जो ऑफेंडर्स हैं उनको सेपरेट रखो. It does not matter if the offender is responsible or if the offender is irresponsible. He must be kept away from society. He must be kept in isolation from the society. ये concept जो नियो क्लासिकल स्कूल ने फोकस करा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था. द फिफ्थ वन इज, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और इररिस्पॉन्सिबिलिटी में डिस्टिंक्शन होना चाहिए, एक सैनिटी और इनसैनिटी के बीच में डिस्टिंक्शन होना चाहिए. और ये डिस्टिंक्शन की वजह से जो इन्होंने ये डिस्टिंक्शन को हाईलाइट करा अपने थ्योरी में, इस डिफरेंस या डिस्टिंक्शन की वजह से बहुत सारे करेक्शनल फैसिलिटीज़ की का वो हुआ. इट पेव्ड अ वे फॉर मेनी ऑफ द करेक्शनल फैसिलिटीज़ लाइक परोल और प्रोबेशन और इंस्टीट्यूशंस.
ओपन एयर प्रिजन्स, ये सब चीज़ें बहुत खुलने लग गई. पैरोल का कॉन्सेप्ट आ गया, प्रोबेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, और ओपन एयर प्रिजन्स का कॉन्सेप्ट आ गया. इस वजह से आ गया क्योंकि सैनिटी और इंसैनिटी का डिफरेंस हमने क्या कहते हैं स्कूल में पढ़ा. इस स्कूल में हमने ये डिस्टिंक्शन बनाया कि हाँ भी रिस्पॉन्सिबल ऑफेंडर्स और इररिस्पॉन्सिबल ऑफेंडर्स में क्या डिफरेंस है. दिस स्कूल ऑल्सो प्रोपाउंडेड दैट ऑल क्राइम्स हैव अ कॉज. बिकॉज ऑफ दिस स्कूल एक और थ्योरी आई कि सारे क्राइम्स का कोई ना कोई कॉज होता है, कोई ना कोई रीजन होता है. And the last one is jury system. The origin of jury system was a result of neoclassical school. Neoclassical school की वजह से ही jury system का concept इजाद हुआ. Thank you for watching.